स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फ्योना। तो माधव जी बताते हैं, माधव जी कहते हैं, जो आपने चैप्टर 7 में जिनका नाम सुना था, प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हों, उन्हें हम फ्लोरा एंड फ्योना के नाम से जानते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ दैट एरिया। जैसे साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फंस हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं स्पीसीज़, उन्हें हम फ्लोरा एंड फ्योना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक हेडिंग आती है एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में समझिए। आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। यानी कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी नेचर में और कहीं नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ उसी जगह पर मिलती हैं। उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। ये ऐसा भी हो सकता है ये पर्टिकुलर स्टेट में ही पाई जाएँ, पर्टिकुलर एक जोन में पाई जाएँ, या फिर किसी देश में ही पाई जाएँ, सब जगह ये नहीं मिलेंगी। इसके एग्जाम्पल आते हैं वाइल्ड मैंगो। और एंडेमिक फ्लोरा में हम बात करें तो इसका ये वाइल्ड मैंगो जो है एंडेमिक फ्लोरा है। और एंडेमिक फ्योना की बात करें तो बीसन, इंडियन गैंट स्क्वेरिल। ये जो स्क्वेरिल है, इसकी जो पूँछ है वो काफ़ी बड़ी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं। इनकी जो स्पीसीज़ है वहीं इंक्रीज़ होती हैं, वहीं डेवलप होती रहती हैं, और इन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, एंडेंजर्ड एनिमल्स। यानी एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में, यानी जो स्पीसीज़ खतरे के निशान पे हैं और उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उन स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। तो आपके कुछ एग्जांपल्स के मैं नाम बता रही हूँ जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टाइगर है, वाइल्ड बफेलो है, बारहसिंगा है, एलिफेंट भी, आल्सो एलिफेंट, यानी लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि खतरे के निशान में हैं। इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, इनकी खालों को बेचा गया मार्केट में। तो भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसमें एक प्रोजेक्ट का नाम आता है प्रोजेक्ट टाइगर। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इन स्पीशीज़ को, टाइगर की स्पीसीज़ को, लायन की स्पीसीज़, एलिफेंट की स्पीसीज़ को बचाना है और इनकी संख्या को इंक्रीज़ करना, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो इन्हें एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रखा गया, नेशनल पार्क में रखा गया, कुछ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, और कुछ को बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी रखा गया, जिससे कि आने वाली जनरेशन इन जानवरों को भी देख सके। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और आज की जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई थी, और आज की तारीख में जो टाइगर की संख्या है लगभग 4000 के आसपास आती है। ऐसे ही बहुत सारी और स्पीसीज़ हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है कि इनकी अगर स्पीसीज़ अगर ख़त्म हो गई तो हम इन्हें फिर क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के नाम से कहेंगे। यानी इंडेंजर्ड कब बनी? जब इनकी प्रजातियां धीरे धीरे कम होने लगी, इनका शिकार होने लगा। अब अगर इन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यही सारी जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो एक हेडिंग आती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो आपके समाज से गायब हो चुकी हों प्रजातियाँ। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आप एक सबसे बड़ा नाम क्या सुनते हैं? सबसे पहले नाम तो आप ऐसा सुनते हैं, डायनासोर का ही सुनते हैं कि डायनासोर जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक वर्ड आपकी बुक में दिखाई दे रहा होगा आपको, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टाज एट्सेट्रा। यानी इकोसिस्टम जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर जो एक सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इसमें अगर लिविंग चीज़ें नहीं होंगी तो इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो सकता। अगर नॉन लिविंग नहीं होगा, सॉइल नहीं होगा तो पौधे कैसे ग्रोथ करेंगे, वाटर नहीं होगा तो कैसे चीज़ें सर्वाइव होंगी। तो इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है और इसका बैलेंस रहना भी ज़रूरी है। अगर इकोसिस्टम में एक भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। एक हेडिंग आती है रेड डाटा बुक।
यानी रेड डाटा बुक क्या है, नाम इसका रेड का मतलब लाल हो गया, डाटा का मतलब पूरा एक रिकॉर्ड हो गया, बुक किताब, यानी एक ऐसी किताब जिसमें कुछ रिकॉर्ड रखे गए। क्या रिकॉर्ड रखे गए? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम द रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट, यानी एक ऐसी किताब जिसमें उन जानवरों की स्पीसीज़ यानी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ जो कि खतरे के निशान में थी उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, यानी ये रेड डाटा जो बुक्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखने का काम करती हैं जिसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं, आपने इसे 7th क्लास में भी पढ़ा होगा माइग्रेशन के बारे में, यानी कुछ स्पीसीज़ क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने पर वहाँ से क्या करती हैं, चली जाती। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी दैन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, यानी ये जो बच्चे थे जो जंगल में घूम रहे थे माधव जी के साथ, ये कुछ और भी बातें बताते हैं। दे सिट नियर द तावा रिजर्व्स टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, ये कुछ देर के लिए कहीं बैठते हैं तो वो रिजर्व्स है। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, पहेली देखती है नदी के किनारे कुछ बर्ड्स हैं। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माधव जी बताते हैं ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब बच्चे पूछते हैं व्हाट इज़ द माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब है दीज बर्ड्स हैव फॉलन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में से कहीं और से ये यहाँ आकर सर्वाइव कर रहे हैं कुछ समय के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स fly to far away areas every year during a particular time because of climate change, यानी ये वो पक्षी हैं जो कि इनके एरिया में जब कोई क्लाइमेट चेंजेस होती है जिसकी वजह से वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो ये दूसरी कंट्रीज़ में जाकर रहते हैं, 2 महीने 4 महीने समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद फिर अपने ही एरिया में चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable, यानी इनका जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ ये रहते हैं वहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ने लगती है जिसकी वजह से ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये दूसरी जगह चेंज करते हैं जहाँ इनका ऐसा स्वागत हो कि ये वहाँ आराम से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बर्ड्स who cover long distance to reach another land are known as migratory bird, यानी वो बर्ड जो एक लंबी दूरी को तय करके दूसरी जगह आते हैं उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद बताते हैं ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण सिर्फ यही नहीं थे जो हमने पहली वीडियो में सुने कि भाई जंगल कट गए, उसके अलावा उस खेती के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्डिंग्स बनाए गए, और भी कुछ कारण हैं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है। ही टेल्स दैम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, यानी 17 बड़े पेड़ों को पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि 17 बड़े पेड़ काटे गए जिससे 1 टन पेपर बना। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स। वो कहते हैं कि जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम लगभग 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, इसीलिए हम पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेफालतू में नाव नहीं बनानी चाहिए, आप बोट बना लेते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, फेंकते हैं या बहुत जल्दी से अपना नोटबुक का पेज फाड़ देते हैं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि एक पेड़ को ग्रो होने में काफ़ी लंबा समय लगता है और उस कैटेगरी में अगर देखें तो 17 पेड़ों को काटा गया, तो इसलिए पेपर की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा डिजिटल पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा आपकी रीफॉरेस्टेशन। री का मतलब दोबारा, फॉरेस्टेशन का मतलब जंगल, यानी जंगलों को दोबारा से डेवलप किया जाए, इसी को हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन हो गया है तो इसका क्या दूसरा क्या हम ऐसा विकल्प ढूंढें जिससे कि ये सब चीज़ें सही होने लगे, तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। कटे हुए पेड़ों की जगह हमें दूसरे उसी वैरायटी के पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो वहाँ जल्दी से ग्रोथ हो सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, यानी नए पेड़ लगाए जाएँ या तो उसी तरह के पेड़
लगाए जाए या नई वैरायटी के पेड़ लगाए जाए, जिससे कि आपके जो जंगल हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए। और जब जंगल बढ़ेंगे तो हमारे जो कॉन्सिक्वेंस थे, यानी बाढ़ जैसे हालात, सॉइल इरोजन होना, फ्लड का आ जाना, ड्राउट का हो जाना, ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगे। CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगेगा। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे थे डिफॉरेस्टेशन के समय, ये धीरे धीरे सॉल्व भी होने लगे। एक साथ तो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इसे धीरे धीरे सॉल्व किया जा सकता है। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी द ऑफ द सेम स्पीसीज। वो कहते हैं कटे हुए जंगलों की जगह या तो हमें सेम स्पीसीज ही लगाएं, विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, जो उस फॉरेस्ट में पाई जाती थी। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमने जितने काटे हैं उनसे ज़्यादा हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। रीफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो, और वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ग्रोथ करेंगे, जिससे कि एरिया वेल डेवलप होने लगेगा। वहाँ पर फिर धीरे धीरे और प्रजातियाँ, पेड़ों की प्रजातियाँ भी डेवलप होंगी, जानवर भी धीरे धीरे वहाँ बढ़ने लगेंगे, वो घोंसला बनाएंगे, जिससे नई वैरायटीज़ भी देखने को मिलेगी। थैंक यू।